जी, अस्सलाम वालेकुम। हम आज मैथ्स का P4 सॉल्व करने लगे हैं इंशाल्लाह। मैं फिर से स्ट्रेस दूंगा, इट्स नॉट अबाउट गेटिंग द मार्क्स, इट्स अबाउट हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ज़हन में रखिएगा। अब कैलकुलेटर वाला पेपर है, सो वी कैन ऑलवेज यूज पाई फॉर इट। 3.142 वाली वैल्यू की ज़रूरत कहाँ पे, अगर कहीं राउंडिंग ऑफ का सिनेरियो हो तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेके जाएं। गिव नॉन एग्जैक्ट न्यूमेरिकल आंसर्स करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर आपने नॉन एग्जैक्ट न्यूमेरिकल आंसर्स देने हैं तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लाजमी होनी चाहिए या एक डेसिमल प्लेस होनी चाहिए, किसके लिए, एंगल्स के लिए। और एंगल्स आपके डिग्रीज में होंगे। अगर कोई और एक्यूरेसी स्पेसिफाई क्वेश्चन कर दे तो वो अपनी जगह, यानी क्वेश्चन कह दे कि 2 डेसिमल प्लेस 3 डेसिमल प्लेस, तो अपनी जगह। आप पेंसिल यूज़ कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कहाँ, डायग्राम्स और ग्राफ्स में, वहाँ करनी ही पेंसिल यूज़ है, पेन यूज़ करना ही नहीं। बाकी नेम नंबर वगैरह लिखना अपने कैंडिडेट पे, वो आपको पता है। इरेजेबल पेन, वाइटनर, ये वो आप नहीं लिख सकते। और बार कोड्स पे, यानी ये जो आपका ऊपर बार कोड्स होते हैं और नीचे बार कोड्स होते हैं, इन पे कुछ नहीं लिखना आपको। ठीक है जी। ना सिर्फ ये कि उसकी मार्किंग में, उस नंबर की मार्किंग में आपको पेपर ही स्कैन होने में प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो कंप्यूटर साइंस जो बच्चे ले रहे हैं उनको तो पता है बार कोड कैसे स्कैन होता है, तो दे अंडरस्टैंड कि उस पर ज़रा सी पेंसिल भी आ जाए तो इट कैन कॉज अ प्रॉब्लम। और उस पर कैमरे से जिम्मेदारी, ऑल दो बहुत स्ट्रिक्ट भी रहते हैं, लेकिन कैमरे से जिम्मेदारी तो नहीं फिर उस पर। आपके पास आपकी ज्योमेट्री बॉक्स जरूर होना चाहिए। ट्रेसिंग पेपर आप यूज़ कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का अगर सवाल हो, और आपको अपनी नेसेसरी वर्किंग फिर भी शो करनी है, बेशक कैलकुलेटर पेपर है। और साइंटिफिक कैलकुलेटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके पास आपके ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। ये फार्मूलाज आपको मेंस्ट्रुएशन के और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ गिवन थे, राइट। वर्ड्स से बाद ये क्वेश्चन देखा गया, यानी 2-3 पिछले पेपर्स में ये मौजूद नहीं था कि वर्ड्स में नंबर दिया हुआ है, यहाँ नंबर न्यूमेरिकल दिया हुआ, डिजिटल दिया हुआ है, और आपको वर्ड्स में लिखना है। तो इसमें वर्ड्स में दिया हुआ है, न्यूमेरिकली फाइंड करना है। राइट नंबर 7.25 मिलियन इन फिगर्स, 7.25 मिलियन इन फिगर्स आपने ये नंबर लिखना है। अब आप ज़रा देखिए 7.25 मिलियन का मतलब क्या है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो 7.25 और मिलियन भी आगे बनाना है भाई, उसका मतलब बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट 7 मिलियन, 7 मिलियन और 250,000। आप इसको इस तरह से पढ़िए। आगे हमारे पास एंगल है जी, एबीसी इज द राइट एंगल ट्राइंगल, मार्क्ड है जी राइट एंगल, उसके अंदर ए डी बी एंड डी सी या स्ट्रेट लाइंस, ये टिक इसलिए करता रहता हूँ, समटाइम्स कोई चीज़ नहीं मार्क्ड होती। 74 डिग्री मार्क्ड है जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, फाइंड करना, एक्स भी मार्क्ड है, वाई भी मार्क्ड है। एक्स की वैल्यू क्या है, तो स्ट्रेट लाइन है, सीधा सीधा 180 में से माइनस करेंगे, वर्किंग शो करनी है आपने। एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 74, दैट्स 106। ठीक है जी। और उसके बाद लिखा हुआ है जी वाई फाइंड करना है। वाई कहाँ से आएगा जी, ये 74 है, ये 90 है, तो 90 खत्म हो जाता है 180 में से, तो 90 रह जाता है। बाकी पीछे 90 में से 74 माइनस करें तो दिस इज 16 डिग्रीज। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, डी ई। तो y+16 इक्वल्स टू 180 बनता है। दैट मीन्स y इक्वल्स टू 180 माइनस 16। जब 180 में से 10 निकालें 170 रहते हैं, 6 और निकालें तो 164 डिग्रीज आपका आंसर आ जाता है। ये जी कैलकुलेट करना है, यहाँ कोई नहीं लिखा हुआ वर्किंग शो करें, 1 डेसिमल प्लेस तक आपने आंसर देना। बेसिकली देर आस्किंग कि आप कैलकुलेटर से ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दीजिए। ठीक है जी। कैलकुलेटर आपके पास होगा होपफुली। मैं भी कैलकुलेटर अपना पास ओपन कर लेता हूँ और कैलकुलेटर से आपको ये सॉल्व करके बता देता हूँ। जी हमें कहा गया 10 में से, आपको पता क्या होना चाहिए इसके अंदर, ये आपको पता होना चाहिए कि आपने 7/8 का पहले क्यूब लेना और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना। सो वैसे तो जो बच्चे हैं उनको पता ही है कि पहले 10 नंबर्स के आपने क्यूब्स याद करने ही होते हैं। सो 710 माइनस 343 है 7 का क्यूब, ओवर 8 का क्यूब भी आपको, यानी पहले 10 नंबर्स का याद करना है। तो 700 नहीं भी याद तो कैलकुलेटर आपके पास है, 512 है मल्टीप्लाइड बाई 2। आगे आपको जी सर 2 से मल्टीप्लाई कटिंग करनी है पहले, माइनस बाद में होगा, तो आप कटिंग कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर से आप उसको इस्तेमाल, बहरहाल कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। 2 2 ज़ार 4, 5 ज़ार 10, 6 ज़ार 12। सो दिस इज 10 को 10 में से माइनस करना है हमने, 10 माइनस 343 ओवर 256 है जी। तो डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिख लीजिए, आपके पास ऑप्शन होती है 343 डिवाइडेड बाई 256, और जनाब हमारे पास 8.
आंसर आ रहा है 8.660 और आगे कंटिन्यूड है। और नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उसने कहा था 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर देना। अगर आपके कैलकुलेटर पे ये आंसर आ रहा है और आप बगैर ये वाला आंसर लिखे, यानी इफ यू डोंट राइट दिस और आप डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं 1 डेसिमल प्लेस तक 8.7, तो दे हैव दिस अथॉरिटी कि आपका एक नंबर डिडक्ट कर लें। क्योंकि कैंडिडेट रिस्पॉन्स अगर आप चेक करें तो उसके अंदर ऐसा हुआ है कि बच्चे ने ये नहीं लिखा कि उसने किस नंबर से इस आंसर पे आया और उसने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, तो उसका एक नंबर कैम्ब्रिज ने, वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन था बाय द वे, डिडक्ट किया है। सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप जिस चीज़ को भी राउंड ऑफ करके लेके आ रहे हैं वो भी आपने यहाँ पे आंसर लाजमी लिखा होना चाहिए। जैसे 8.66015 आगे कंटिन्यूड था नंबर, तो 01 तक मैंने लिख दिया। जब राउंड ऑफ किया उसको पता लग गया 1 डेसिमल प्लेस तक करना था तो यहाँ तक करना था, तो इससे अगले डिजिट को सिर्फ देख के हमने 8.7 कर दिया। यही वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सारा कुछ आता होने के बावजूद बंदे के पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं आने देती। एक्सचेंज रेट बिटवीन पाउंड्स एंड डॉलर्स इज 1 पाउंड इतने का है जी। एक्सचेंज रेट बिटवीन पाउंड्स एंड रुपीज़, ये पाउंड्स एंड डॉलर्स का है, ये पाउंड्स एंड रुपीज़ का है। और कंप्यूटर की कॉस्ट इतने डॉलर्स है बेटा, ये 1 पाउंड इतने डॉलर्स का है और 1 पाउंड इतने रुपीज़ का है, दोनों तरफ एक एक पाउंड है। तो रेशियो कॉन्सेप्ट से आपको पता लग रहा होना चाहिए कि बेसिकली व्हाट देयर सेइंग इज के 1.28 डॉलर्स जो होते हैं वो इक्वल टू होते हैं, दे आर इक्वल टू 115 रुपीज़। पता नहीं ये कौन से ज़माने की बात कर रहे हैं, ये 2000 पेपर तो 2026 का है, लेकिन इनकी बातें पता नहीं 1916 वाली हैं। यार रुपीज़ वन, ये उन्होंने बेसिकली आपको रेशियो दी हुई है। अब आपको कैलकुलेट डॉलर्स में वैल्यू दी है, आपको पता होना चाहिए कि ये लीनियर रिलेशनशिप है और इन रिलेशनशिप्स को हम टिक टैक टो मेथड से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? एक साइड पे आपके डॉलर्स की वैल्यूज आती हैं, यू पुट डॉलर्स हेयर, और एक तरफ आपके रुपीज़ की वैल्यू आ जाती है। ओरिजिनल जो रेशियो उन्होंने दी है वो क्या रेशियो दी हुई है आपको? देव टोल्ड यू कि आपका 1.28 डॉलर्स हो तो वो 115 के इक्वल होता है। और अब आपको जो न्यू वैल्यू दी हुई है, जो न्यू वैल्यू आपके पास मौजूद है, जो आपने फाइंड करनी है, नूब वैल्यू जो आपकी है, वो कौन सी वैल्यू है सरकार? उसके अंदर है, दिस इज डॉलर्स आपको 576 बताए गए हैं, आपने रुपीज़ फाइंड करना है। और यहाँ से आगे क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है जी। अब आपके पास कैलकुलेटर है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किस किस को मल्टीप्लाई करना है? यहाँ लिख लीजिए 1.28x इज इक्वल्स टू 115 टाइम्स 576। दोनों साइडों को 1.28 पे डिवाइड कर दीजिए, तो आपका ये 1.2 1.28 1.28 कट गया। दूसरी तरफ आपके पास था 115 टाइम्स 576, कैलकुलेटर है हमारे पास, उसको डिवाइड करना है 1.28 पे, तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ रही। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ रही है 51750। 51750 हमारे पास अब हमारी असल में रुपीज़ में वैल्यू आ गई। यहाँ पे रुपीज़ लिखा ही हुआ है तो मुझे ये बात आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन याद रखिए अगर रुपीज़ ना लिखा हो यहाँ पे तो आपको साथ लिखना है, वरना अकेले नंबर डजंट मैटर एनीथिंग। निशा फ्लाइज फ्रॉम मुंबई टू न्यूयॉर्क, ये मुंबई से न्यूयॉर्क जाती हैं और जाने के बाद क्या करती हैं जी? द जर्नी टेक्स 16 आवर्स 18 मिनट्स। द फ्लाइट डिपार्ट्स फ्रॉम मुंबई एट दिस टाइम, यह उसका जाने का टाइम है। लोकल टाइम इन मुंबई इज इतने आवर्स उस टाइम पे, 10:05, अच्छा 10.5 आवर्स अहेड है, दैट मीन्स 10 आवर्स, देखें कैसे मुझे से चेकिंग करना है आगे, 10 आवर्स 30 मिनट्स आपसे अहेड है वो लोग। ठीक है, लिख देता हूँ आवर्स और मिनट्स की सूरत में, 10 आवर्स 30 मिनट्स ये अहेड है, अहेड ऑफ लोकल टाइम इन न्यूयॉर्क, यानी न्यूयॉर्क से पहले इधर यानी अभी वहां पे रात के 12 बज रहे होंगे, यहाँ सुबह के 10:30 हो चुके होंगे। फाइंड द लोकल टाइम इन न्यूयॉर्क में निशास फ्लाइट अराइव्स, तो निशा की फ्लाइट, पहले उसको चेक कहाँ से करते हैं? द फ्लाइट डिपार्ट्स फ्रॉम मुंबई एट 11:50, 11:50 का टाइम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, 16 घंटे 18 मिनट की बात है। मैंने बताया हुआ है कि इसको आप ऐसे करेंगे हमेशा तो आपकी गलती का इम्कान खत्म हो जाएगा। पहले आप इसको लेके जाएं 12 पे, कितना टाइम लगा आपको ले जाने पे? 10 मिनट। फिर आप इसको यहाँ से ट्रेवल कराएं जनाब, कितने घंटे हैं जी? 16 घंटे हैं। ठीक है जी, 16 घंटे आप इसको यहाँ से ट्रैवल करा रहे हैं।
अब ये याद रखिए कि ये जो 11:50 का AM PM नहीं लिखा हुआ, तो ये 24 आवर्स क्लॉक चल रही है, ठीक है। तो इसके बाद आप जनाब जब वापस दिन भी लिख लेते हैं, उन्होंने कोई दिन दिया है यहाँ पे, डिपार्ट फ्रॉम मुंबई एट दिस द लोकल टाइम इन दिस, और कोई उन्होंने दिन नहीं दिया हुआ, उन्होंने सिर्फ आपसे लोकल टाइम ही पूछा हुआ है। तो मुझे दिन लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट आई नो कि इसके बाद 16 घंटे 18 मिनट थी, 10 मिनट अभी गुजरे हैं, अभी 16 घंटे 8 मिनट रहते हैं। तो मैं यहाँ पे 8 मिनट की बात कर लेता हूँ या 16 घंटों की बात कर लूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले 12 घंटों की बात करने लगा हूँ ताकि गलती का चांस और कम हो जाए। टाइम रात के 12 बज जाएंगे, आपके पास 0000 आ जाएगा। अभी भी मेरे पास 4 घंटे बकाया है, तो और 4 आवर्स डाल लेते हैं, मेरे पास 0400 बन गया। इसके बाद इस 0400 को मैं यहाँ नीचे ले आता हूँ। इसके बाद अभी मेरे 8 मिनट और सफ़र के पेंडिंग है, ठीक है जी। मेरा पास जो टाइम है, हैरियत है क्या, काम है? हाँ वो सर सलमान को बता दो। 0408 मेरा टाइम हो गया जनाब, ठीक हो गया पहले बच्चों। अब ये टाइम हुआ है मुंबई के एतबार से। अभी मेरे जो न्यूयॉर्क का टाइम है वो निकालना है। मुंबई में जो भी टाइम होता है वो मुंबई इज अहेड। अहेड का मतलब है मुंबई आगे है, तो मुझे ना थोड़ा पीछे आना है, वापस पीछे जाना है मुझे, मुंबई के लिए मुझे पीछे जाना है। और पीछे जाने का तरीका ये, एक दफ़ा या तो मैं यहाँ आकर यहाँ से पीछे चला जाता, या मैं पहले ही 16 घंटे 18 मिनट में से 10 घंटे 30 मिनट माइनस कर लेता। तो मैं चूंकि यहाँ आगे आ गया हूँ, अब मैं वापस जाता हूँ 16 घंटे और 10 घंटे और 30 मिनट। तो 10 घंटे और 30 मिनट अब मैं वापस जा रहा हूँ। तो अब 0408 है, तो 4 घंटे पहले क्या टाइम था, फिर वो 0008 था, ठीक है। 10 घंटे पीछे जाना ना, 6 घंटे पहले क्या टाइम था, 12 में से 6 निकाल लें तो फिर 6 बज रहे हैं, 6 आवर्स पहले। तो वो बल्कि ये 24, इसको 24 कंसिडर करें, रात के 12 ना, तो 18, 24 आवर्स में बात हो रही है हमारी, तो 18:08 है। ये मैं 10 घंटे पीछे चला गया। अब मुझे जाना है और पीछे 30 मिनट्स, तो पहले मैं और पीछे 8 मिनट चला जाता हूँ ताकि मेरा 18 वाला सीन पूरा हो जाए। अब 30 में से 8 के पीछे 22 मिनट और रहते हैं। अब मैं और 22 मिनट पीछे जब जाता हूँ, तो 20 मिनट पीछे चले जाएं तो आपके पास 17:40 हो गए। 2 मिनट और पीछे चले जाएं, 17:38 आपके पास वैल्यू आ गई। तो 17:38 मेरी आंसर में यहाँ वैल्यू आ जाती है। इस तरह से स्टेप्स फॉलो करने से गलती का इम्कान बहुत ही कम हो जाता है। आगे उन्होंने जो कहा है कि प्लेन की आपने कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन, डिस्टेंस दिया हुआ है, और स्पीड, एवरेज स्पीड का आपको फॉर्मूला पता ही है कि वो होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 12,800 किलोमीटर था, और टोटल टाइम कितना लगा उसको, टाइम उन्होंने बताया शायद हमें लगा 16 घंटे और 18 मिनट। मुझे तो किलोमीटर पर आवर्स में वैल्यू निकालनी है। सो सिंस इट इज 16 घंटे 18 मिनट, तो पहले मैं साइड पे 18 मिनट्स को कन्वर्ट कर लूँ। आपको याद होगा P2 में भी हमने डिस्कस किया था, STPD स्मॉल टू बिग डिवाइड है। तो 18 मिनट्स को डिवाइड करना होगा मुझे किसी नंबर पे आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए। किस नंबर पे डिवाइड करना है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो जब मैं 18 को डिवाइड करता हूँ 60 पे, तो मेरे पास आंसर आता है एग्जैक्टली 0.3 आता है। तो दिस इज 0.3 आवर्स, एग्जैक्टली 0.3 आवर्स मेरे पास वैल्यू आ गई है। तो मैं आराम से लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो टोटल आवर्स है वो 16.3 आवर्स है। तो मैं जो 12,800 की वैल्यू है इसको डिवाइड करूँगा 16.3 पे, मेरा आंसर आ रहा है 78,527.2760 और आगे चल रहा है। मुझे क्या करना है, अब आंसर कितना देना है। मुझे कहा गया था कि यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक दें या एक डेसिमल प्लेस तक। सो आई एम टेलिंग यू, आप ये आंसर 785.28 भी देंगे तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन मैं उन्हीं की दी हुई इंस्ट्रक्शन के मुताबिक 785.3 तक आंसर देने लगा, किलोमीटर्स पर आवर। आगे चलते हैं जी।
A bag contains yellow counters, blue counters and red counters. यहीं से मुझे पता लग गया probability का सवाल होगा ये. आसिफ takes a counter at random from the bag. Randomly उठा लिया उसने. Probability that he takes yellow counter is 27%. Probability that he takes blue counter is 3/5. Find the probability that he takes red counter. Red, अब इनका टोटल अगर लेंगे, परसेंटेज की सूरत में बात करेंगे तो 100% वैल्यू बनती है. यानी तीनों को ऐड करके, किन तीनों को ऐड करके, रेड, सॉरी पहले उसने येलो लिखा था, मैं येलो लिख देता हूँ. येलो प्लस ब्लू प्लस रेड को अगर आप परसेंटेज में लिखेंगे 100% पे लिखती है. फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 1/1 बननी चाहिए इन्हीं तीनों को ऐड करके. ठीक है. अब एक चीज फ्रैक्शन में दी हुई है, दूसरी परसेंटेज में दी हुई है, तो आप या तो इसको कन्वर्ट कर लें फ्रैक्शन के अंदर परसेंटेज को, या इसको कन्वर्ट कर लें परसेंटेज के अंदर, या इन दोनों को कन्वर्ट कर लें डेसिमल के अंदर. वो बनता है 0.27. ठीक है जी. और ये बनता है 5 को 3 को 5 पे डिवाइड करें तो 0.6 बनता है, या दो डेसिमल प्लेसेस उसके अंदर 0.60 लिख लेते हैं, तो तीसरे की आसानी से निकल आती है. मैं डेसिमल प्लेस वाली वैल्यू को अप्रोच करने वाला हूँ, मुझे वो सबसे ठीक लग रही है, मैं उसकी तरफ जाने लगा हूँ. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो जो है वो मेरे पास कितनी दी हुई है, 27%. इसको मैं इक्वल टू लिखने लगा हूँ 0.27. फिर प्रोबेबिलिटी जो दी हुई है मुझे ब्लू की, वो दी हुई है जनाब 3/5, जिसको 0.60 लिखने लगा हूँ. और प्रोबेबिलिटी मेरे पास अब जो है रेड की, वो कितनी है, वो 1 माइनस 0.60 प्लस 0.27. अगर ब्रैकेट डालें, अगर ब्रैकेट नहीं डाले तो फिर माइनस माइनस ही लिखते जाना था. तो कैलकुलेटर में से देखो, मेंटली भी कर सकता हूँ. 0.87 बनता है इन दोनों का सम, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0.13 उसका आंसर आता है. सो आप 0.13 भी लिख सकते हैं आंसर. आप 13% भी लिख सकते हैं, और आप 13/100 भी लिख सकते थे. ऑल वुड हैव बीन एक्सेप्टेबल. p square is equal to r square minus 8t. Find p when r is -15 and t is 7. कर लेते हैं जी. पी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर की वैल्यू -15 है, -15 का स्क्वायर -8, टी की वैल्यू 7 दी है. ब्रैकेट डाल के लिखना हमेशा एक अच्छा होता है, एरर आने का चांस कम हो जाता है. पी स्क्वेयर इज इक्वल टू -15 का स्क्वायर 225 है, -56 है जनाब. हमारे पास पी स्क्वेयर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है सरकार 225 -56, और वो होती है 169. अब आपको पता है दोनों साइड्स का हमें अंडर रूट लेना है, और 169 आपका जब आप अंडर रूट लेते हैं तो आपने याद किए हुए हैं अगर स्क्वायर्स पहले 20, तो वो आंसर आता है, पी का वैल्यू आती है 13. तो आपको यहाँ पे लिख लेनी चाहिए पी की वैल्यू क्या है, 13. क्या अकेली 13 लिखनी चाहिए? मेरे ख्याल में आपको +-13 लिखनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही वैल्यूज पॉसिबल होती हैं. +-13. रीअरेंज पी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस 8t टू मेक टी द सब्जेक्ट. बहुत आसान सवाल है. पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू -8t लिख लेते हैं, या फिर बल्कि इसको इस तरह करते हैं, हम 8t को लेफ्ट पे ले जाते हैं. 8t इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर लिखते हैं, और 8 को दोनों साइड्स पे डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमने t को सब्जेक्ट बनाना है, राइट. तो t वुड बी इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ओवर 8. आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ओवर 8. प्रिज्म हैज 6 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री. प्रिज्म के अंदर 6 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री हैं हमारे पास. कह रहे हैं जी 6 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री किसके हैं? प्रिज्म के 6 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री हैं. ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को ध्यान रखना कि प्रिज्म के हैं, किसी 2D शेप के नहीं है. क्रॉस सेक्शन एरिया प्रिज्म का एक रेगुलर पॉलीगॉन है, और वो पॉलीगॉन का हमने नाम लिखना है. तो वो जो प्रिज्म है, उस प्रिज्म के अंदर 6 टोटल अगर प्लेन्स ऑफ सिमेट्री हैं, तो अगर मैं मिसाल के तौर पे 6 देख के तो मैं कहूँ जनाब ये एक हेक्सागोन है, ठीक है. तो इस हेक्सागोन की तो 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री सिर्फ इस पॉलीगॉन की बन जाती हैं. तो वो जो प्रिज्म है, प्रिज्म की नहीं, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसके अंदर तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एक, ये क्या कहते हैं, दरमियान से जब उसको हम काटते हैं वहां पे भी तो एक बन रही है, क्योंकि ये प्रिज्म है, 3D शेप है, 3D शेप है ये आपके पास. तो जब हमने दरमियान से काटी है, जिसकी वजह से उसने लिया था
इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया, तो एक वो भी तो है, तो 7 बन जाएंगी इसकी। इसका मतलब है, इससे साबित होता है कि एक तो लाइन ऑफ सिमेट्री उन्होंने पहले ही बना डाल दी है प्रिज्म की वजह से, 3D शेप होने की वजह से, जो उसने उस पॉलीगॉन को, वट एवर दैट पॉलीगॉन इज, उसने काटा है। तो फिर जो पीछे बचती हैं उस क्रॉस सेक्शनल एरिया की, जो हमारे पास लाइंस ऑफ सिमेट्री बचती हैं, वो 5 बचती हैं। और 5 वाली का मतलब है वो कौन सा होगा, दैट वुड बी अ पेंटागन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी ज़हन में रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, आर टैंक इज इन द शेप ऑफ अ स्फीयर। वो P4 में ना, बस ये आप टिप्स समझ लें, P4 में कोई भी सवाल सीधा नहीं होगा। कोई एक भी सवाल पहले पेज पे ही आपको एक दो वजह से नजर आए थे कि आपने डिजिट्स में लिखना था, या वही होंगे सीधे। अ टैंक इन द शेप ऑफ अ स्फीयर हैज अ रेडियस, एक टैंक है जी, उसकी स्फीयर की शेप है और उसका रेडियस 40 सेंटीमीटर है। शो दैट द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज 268 लीटर्स, करेक्ट टू नियरेस्ट लीटर। अब उसका रेडियस, शेप उसकी है स्फीयर की, और उसकी टोटल कैपेसिटी निकालनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास स्फीयर के वॉल्यूम का इधर फॉर्मूला दिया होता है, अगर आपको नहीं भी याद, वैसे तो याद होना चाहिए। ये उसका वॉल्यूम है, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है जी, 4/3 पाई r क्यूब हमारे पास वॉल्यूम गिवन है। यानी इस तरह का जो भी क्वेश्चन है उसमें कुछ ना कुछ आपके लिए गिवन ही होगा। ठीक है जी। शो दैट द कैपेसिटी इज 268 लीटर्स, 40 सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर्स का क्या ताल्लुक है इसके साथ, भाई भाई 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू 1 लीटर होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। इस बात पे बाद में आता है, पहले इस पे आ जाते हैं कि हमें उसका टोटल कैपेसिटी निकालनी है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब है, दैट्स 4/3 टाइम्स पाई, कैलकुलेटर में पाई का बटन है ही है तो पाई लिख रहा हूँ। आर की वैल्यू 40, 40 का क्यूब। कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं जी इसकी वैल्यू। वैल्यू हमारे पास बन रही है जी 4/3 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय 40 का क्यूब। हमारे पास आंसर आ रहा है जी, दिस इज इक्वल टू 268,082.57310, जो भी सेंटीमीटर क्यूब है। अब आप देख सकते हैं कि ये 268,000 सेंटीमीटर क्यूब्स में आंसर आया। और अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब इतने तो ये लीटर्स में क्या बन गया, ये बन गया जी 268 लीटर्स। तो कहते हैं द टैंक कंटेन्स 268 लीटर्स ऑफ वाटर, और सॉरी पेंसिल चलने, 268 लीटर ऑफ वाटर। Water from the tank is emptied into a cylinder containing container at the rate of 300 milliliter per second. 300 milliliter per second. ठीक है। Calculate the time taken for the tank to be completely emptied. आपने completely empty करना है, तो और मिनट्स और सेकंड में आंसर देना है वगैरह वगैरह। अब पहली चीज वो आपसे चेक करना चाह रहा है वो यूनिट्स के साथ खेलना आता है। ये मिलीलीटर पर सेकंड है ना उसके रेट, मैं चाह रहा हूँ इसको सिंप्लीफाइड रहने देता हूँ, इसको 268,000 मिलीलीटर्स कर देता हूँ, ज़रा सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये मिलीलीटर्स भी ये वैल्यू बनती है। ठीक है वैल्यू बच्चों। अब हमारे पास टाइम निकालना होता है ना जब, तो जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होती है ना, तो टाइम इज इक्वल टू स्पीड, सॉरी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड होता है। इन दिस केस जो वॉल्यूम की डिस्पर्स हो रहा है, जो उसका रेट है उसकी बात हो रही है, यहाँ डिस्टेंस की बजाय वॉल्यूम की बात हो रही है। तो इसी को फार्मूला को हम यूज़ कर सकते हैं, वॉल्यूम पर सेकंड हमारा जो भी डिस्पर्स हो रहा है पर सेकंड, उसकी बात कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम है कितना, ठीक है, उसकी स्पीड हम देख लेते हैं कि जो भी हमारे पास टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम है हमारे पास 268,000 मिलीलीटर्स, और ये जा कितनी स्पीड से रहा है, 300 मिलीलीटर पर सेकंड की स्पीड से ये निकल रहा है। तो सारे को निकलते निकलते कितने सेकंड्स लग जाएंगे टाइम, ये जरा हम चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर पर। 268 1 2 3 डिवाइडेड बाय 300, तो हमारे पास आंसर 893.3333 ऐसे करके आंसर आ रहा है। ठीक है जी। और ये हमारे पास यानी आ रहा है सेकंड्स में वैल्यू आ रही है। ठीक है, 893.333 सेकंड्स में वैल्यू आ रही है। 893.3 सेकंड्स, इधर इतना ही लिखूंगा, लेकिन जब कैलकुलेटर पे इसको सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा तो मैं जनाब क्या करूंगा,
पूरी वैल्यू जो आंसर आया था उसी के, क्योंकि स्मॉल टू बिग डिवाइड होता है ना, सेकंड से मैं जा रहा हूँ, मिनट में तो बड़े यूनिट में जा रहा हूँ, तो डिवाइडेड बाय कर दूंगा 60। जब 60 में डिवाइड करता हूँ मेरे पास तो 14 और ये वो कुछ चलता जा रहा है, 14.889 चलता जा रहा है। तो वो जो डेसिमल्स हैं उसका एक अजीब सिचुएशन बन रही मेरे पास कि 14 सेकंड तो मिनट्स तो इसमें से पूरे पूरे निकलते ही निकलते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे पास वैल्यू आई है इसको मैं साइड पे रखता हूँ, 1 मिनट के लिए रफ नोट करता हूँ क्या, 14.88889 कुछ भी करके, ये अब मिनट्स में वैल्यू है। तो मुझे ये मेरे सेकंड्स या मिनट्स नहीं बन रहे, इनका मैं क्या करूंगा, मिनट्स तो मुझे पक्का पता लग गया 14 है। अब मैं क्या करूंगा, मैं 14 मिनट्स को मल्टीप्लाई करूंगा 60 सेकंड्स के साथ ताकि मेरे सेकंड्स आ जाएं। ये मेरे बन जाते हैं प्यारे बच्चों 14 मिनट्स इज इक्वल टू 840 सेकेंड्स। तो 893.3 सेकेंड्स में से जब मैं माइनस करता हूँ 840 सेकेंड्स, तो मेरे पास आंसर कितना बचता है 53.3 सेकेंड्स। और करेक्ट टू नियरेस्ट सेकंड करना तो 53 सेकंड तक की मैं इस बात को रखूँ। सिलेंड्रिकल कंटेनर हैज रेडियस, अब सिलेंड्रिकल कंटेनर का रेडियस 50 सेंटीमीटर है, हाइट उसकी ये है। एक्चुअली द परसेंटेज ऑफ कंटेनर दैट इज फिल्ड विद वाटर, कितनी उसकी परसेंट। अब इसका मतलब है पहले मैं उसकी कैपेसिटी निकाल लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो पूरा फिल नहीं हुआ, उसकी परसेंटेज निकालनी है तो मुझे ओजी वैल्यू चाहिए। तो उसकी परसेंटेज है क्या, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है उसकी कैपेसिटी का है पाई आर स्क्वेयर एल या एच जो भी आप लिखते हो। तो पाई मल्टीप्लाइड बाय रेडियस है जी 50, 50 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट है जी 40। तो हमारे पास पाई मल्टीप्लाइड बाय 50 का स्क्वायर कैलकुलेटर पे लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 40 लिखेंगे, तो हमारे पास आंसर आता है दिस इज इक्वल टू 314,159.265 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी। और पीछे जो वैल्यू थी हमारे पास मैं फिर से वो थी लीटर्स, या तो ये वैल्यू लेंगे जो कि लीटर्स के अंदर थी, या फिर वो मिली लीटर्स वाली वैल्यू लेंगे। मिली लीटर्स का हिसाब ये है कि 1000 मिली लीटर्स हो तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बनता है। आपकी मर्जी, आपने कौन सा यूनिट लेना है। मैं लीटर्स वाले के साथ ही चलने लगा हूँ परसेंटेज निकालने के लिए। मुझे पता है कि अगर इसको मैं लीटर्स लूँ तो ये 314.159 लीटर्स बनता है। ठीक है, तो इसकी टोटल कैपेसिटी है। अब वही टिक टैक टो को यूज कर लेते हैं। तो मेरे पास जो ओरिजिनल 100% किसको देना है, मैंने जो उसकी फुल कैपेसिटी है उसको 100% देना है, क्योंकि उसमें से कुछ परसेंटेज फील्ड है ना। तो 100% वैल्यू देनी है, मैंने उसकी फुल कैपेसिटी है 314.159 लीटर्स। और जो जिसकी परसेंटेज मैंने अब निकालनी है वो कितना है 268 लीटर्स जो कि फील्ड है। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करता हूँ तो दैट्स 314.159 x इक्वल्स टू 268 टाइम्स 100। दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं 314.159 से, 314.159 से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड्स को। तो मेरे पास जो ये वाली साइड इधर से कट जाएगी। एक्स की जो वैल्यू निकलती है वो देख लेते हैं क्या निकलती है। 26800 डिवाइडेड बाई 314.159 लिखने की बजाय आंसर का बटन भी दबा सकते हैं आप। आपके पास आंसर आता है कि 85 एक्स की वैल्यू आ रही है 85.307। और चूंकि ये परसेंटेज निकाली थी तो इसको परसेंटेज। अब देखना, मैंने ये एक दफा रीचेक करने लगा हूँ क्या फील्ड की परसेंटेज निकालनी नहीं थी कि एम्प्टी की, बाकी जो बच गया और फील्ड का ही पूछा था। तो फील्ड कितना है 85.307% फील्ड है। तो 85.3 भी लिखता है मेरा आंसर, वुड हैव बीन परफेक्ट। डायग्राम है जी रोम्बस और रोम्बस के ऑपोजिट एंगल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो कहना क्या है जी, एंगल BCD उसने बताया BCD 117 है, नहीं मार्क्ड, पहले मार्क कर लेते हैं 117 डिग्रीज। राइट टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस एंड सॉल्व देम। सॉल्व करना है जी। -6x + 9y इक्वल्स टू 117 और एक ये इक्वेशन हो गई। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि ये तो आपस में दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। दूसरी तरफ आपको पता होना चाहिए कि -6x + 9y रोम्बस है ना, दोनों एडजेसेंट एंगल्स को ऐड करके 180 बनता है। दिस इज 2x + 3y।
इक्वल्स टू 180। सिंप्लीफाई होती है थोड़ी सी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज -4x प्लस 12y इक्वल्स टू 180, और ये सारे 4 पे डिवाइड होते हैं, कर देते हैं। -x प्लस 3y इक्वल्स टू 45। सबको क्या किया लिख भी देता हूँ मैंने, डिवाइडेड बाय 4 किया सबको। अब मैं देख सकता हूँ कि अगर मैं इस इक्वेशन में इस पार्ट को 6, अगर 6 से सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँ तो ये इसके बराबर आ जाएगा, 3 से करूँगा ये इसके बराबर आ जाएगा। दोनों में से कोई एक काम करके मैं दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ। सो मैं क्या करने वाला हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। -3x प्लस 9y इक्वल्स टू 135 बन जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को जरा इधर ले आते हैं सॉल्व करने के लिए। -6x प्लस 9y इक्वल्स टू 117, और दूसरी को इधर लिख देते हैं -3x प्लस 9y इक्वल्स टू 135। चूंकि दोनों को 9 का सेम है साइन, तो सारी इक्वेशन को नीचे -1 से मल्टीप्लाई करें साइंस, ताकि चेंज हो जाए और सॉल्व करें। तो -6x में से 3x जाए तो हमारे पास आता है -3x। ये 9y से कट गया, और ये माइनस हो रहे हैं 117 से 135, तो ये आ जाता है इक्वल्स टू -18। दोनों साइड्स को -3 से आप डिवाइड कर दें, और कोस x की वैल्यू आ जाती है 6। अब ये x की वैल्यू 6 यहाँ लिखते हैं, और ये वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। कहाँ पर पुट कर लें, मैं इसको यहाँ पुट करने वाला हूँ। सो दिस इज -6 प्लस 3y इक्वल्स टू 45। 6 को तो जाके ऐड हो जाएगा, 3y इक्वल्स टू 51। दोनों साइड्स को 3 पे डिवाइड करें तो y की वैल्यू बनती है बच्चों 17। सो y इज इक्वल्स टू 17, यहाँ 17 लिख दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 11th क्वेश्चन है स्पीड टाइम ग्राफ का। एक्सटेंशन ड्यूरिंग फर्स्ट 48 सेकंड्स ऑफ द जर्नी इज दिस। 65 सेकंड्स का जो जर्नी है, और एक्सटेंशन भी पर शो दैट v इज 32। एक्सटेंशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, v माइनस u ओवर t होता। एक्सटेंशन उसने बताया हुआ आपको, क्या एक्सटेंशन है, 0.25 इज इक्वल्स टू v की वैल्यू फाइंड करनी है। u स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 20 से स्टार्ट हो रहा है। ओवर टाइम कितना आपके पास 48 सेकेंड्स। 48 तो जाए मल्टीप्लाई हो जाता है, 48 टाइम्स 0.25 इक्वल्स टू v माइनस 20। 0.25 से मल्टीप्लाई होने का मतलब होता है 4 पे डिवाइड हो रहा है। सो दैट्स 12 इक्वल्स टू v माइनस 20। 12 प्लस 20 इक्वल्स टू v, और v की वैल्यू क्या आ गई, v इज इक्वल्स टू 32 मीटर्स पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया। वर्क आउट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द 65 सेकंड्स। 65 सेकंड में टोटल डिस्टेंस कितना निकला, ये वर्कआउट करना। तो कैसे करें वर्कआउट भाई, आपको होता है एरिया अंडर द ग्राफ होता। तो एरिया अंडर द ग्राफ निकालने के लिए इसका ये तो ट्रेपेजियम भी नहीं बना हुआ कि दो साइड्स पैरेलल हो, तो कर लीजिए। तो प्यारे बच्चे आप अगर गौर करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक ट्रेपेजियम है, ठीक है जी। ये जो डॉटेड लाइन है ये एक ट्रेपेजियम है, और फिर उसके साथ वो ट्राइंगल है। तो ये हमें फाइंड करना है। तो मैं ट्रेपेजियम के लिए ट्रेपेजियम का फॉर्मूला प्लस उसका फॉर्मूला अलग अलग करके दिखा देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाए। ताकि ट्रेपेजियम का एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन कौन सी, ये और ये इसकी पैरेलल साइड है। सो दैट्स ए की वैल्यू 20 है, प्लस दूसरी की वैल्यू v की वजह से फाइंड कर ली 32 है, मल्टीप्लाइड बाय हाइट होती है इन दोनों का आपस का डिफरेंस, दैट्स 48। ये इसका एरिया आ गया ट्रेपेजियम का, प्लस ट्राइंगल वाला है 1/2 इनटू बेस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 65 में से 48 आप माइनस कर दें तो दैट्स 17, ठीक है जी। 17 इंटू हाइट, हाइट फिर वही v वाली है 32। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दिस इज इक्वल्स टू, इस 2 की कटिंग कर देता हूँ इस 48 के साथ, दैट्स 24, और इस 2 की कटिंग कर देता हूँ इस 32 के साथ, दैट्स 16। तो मेरे पास क्या वैल्यूज आ जाती हैं, 20 प्लस 32 52 टाइम्स 24 प्लस
17 टाइम्स 16, दिस इज इक्वल्स टू, कैलकुलेटर है हमारे पास, 52 टाइम्स 24, दैट्स 1248 प्लस 17 टाइम्स 16, 16 का स्क्वायर याद हो तब भी, खैर ना ही मेंटली करें इस वाले चो को, मसला है 272, दोनों को ऐड कर देते हैं 1248 के साथ। जब इस वैल्यू को ऐड करता हूँ तो आंसर आता है 1520। अभी जो 1520 है ये आंसर किलोमीटर्स में तब होता, ये आंसर है मीटर्स में आंसर है, ये मीटर्स में आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्यों? क्योंकि टाइम स्पीड मीटर पर सेकंड में थी और टाइम आपका सेकंड्स में, ठीक है? तो आपने आंसर लेकिन किलोमीटर्स में देना, दैट मीन आंसर इज 1.520 किलोमीटर्स, ठीक है? किलोमीटर वहां लिखा हुआ है, इस बात का बड़ा आपने ध्यान रखना है, ठीक है? अब इस बात को भी देख लें, उसने कोई नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस वगैरह कुछ का कुछ नहीं कहा। आगे चलते हैं, सॉल्व करना है, सिंपल है जी, पहले ही क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू 4x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 7 माइनस 2x, 12x माइनस 9 इक्वल्स टू 35 माइनस 10x, 12x प्लस 10x उधर से इधर आ गया इक्वल्स टू 35 प्लस 9, ये इधर से उधर चला गया। तो हमारे पास क्या हुआ जी, 12 और 10 कितने होते हैं जी, 22x इक्वल्स टू 35 और 9 कितने होते हैं जी, 44। दोनों साइड्स को 22 पे डिवाइड करें, x की वैल्यू आपको पास आ जाती है 2। रीजन है जी मार्क डिफाइंड बाय 3 इनइक्वालिटीज, फाइंड द 3 इनइक्वालिटीज। वो 3 इनइक्वालिटीज हैं कौन सी, पहले आपको मार्क करके दिखा दूंगा कौन सी हैं। लाइंस की बात हो रही, एक ये लाइन है बच्चों, फिर बच्चों ये डॉटेड लाइन जो आपके पास मौजूद है, ये 2 हो गई, फिर बेटे एक और सॉलिड लाइन है आपके पास और वो है ये वाली। इन 3 लाइनों को डिफाइन करना है, ये बताना क्यों जरूरी था, आपने एक्स एक्सिस वाली लाइन को ना डिफाइन करना शुरू कर दें। तो इन तीनों की इक्वेशन देख लेते हैं कैसे निकलती है। सर जो तो लाइन है ना वर्टिकल, वो तो सीधी सीधी x इक्वल्स टू 3 है, दैट्स सिंपली x इक्वल्स टू 3। पहले इक्वेशन से आइडेंटिफाई करना है। जो सर इक्वेशन है ना ये हमारे पास ये वाली जो लाइन है डॉटेड वाली, ये आप देख रहे हैं, इसका हम इक्वेशन क्या होती है, वो होता है ना y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी स्टैंडर्ड होता है। c इसमें से आपको नजर आ रहा है, y इंटरसेप्ट उसका -1 है, तो c की वैल्यू क्या है, -1 है। तो x, अब m की वैल्यू फाइंड करनी है आपने, m की वैल्यू क्या है, ग्रेडियंट इसका कितना आ रहा है। आप वैसे तो मेंटली देख के भी पता लग ही रहा होगा इसका ग्रेडियंट आपको, ठीक है? कि ये ये देखें, एक रन है तो एक राइज है, तो राइज ओवर रन 1 ही वैल्यू आ रही है, लेकिन नहीं भी आ रहा तो यू कैन यूज y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 वाला फॉर्मूला। मैं समझता हूँ जब राइज ओवर रन आपके पास ऐसे मौजूद है तो आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये राइज ओवर रन आप डायरेक्टली मेंटली ना करें, प्लीज आप ग्रेडियंट निकाल लें इस इक्वेशन का। तो इस इक्वेशन का ग्रेडियंट कहाँ निकाल लेते हैं, बहुत स्पेस है हमारे पास गिवन, ऊपर राइट साइड पे भी उधर भी। मैं यहाँ ऊपर ही इसका ग्रेडियंट फाइंड कर देता हूँ, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। कोई 2 पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लें, ये एक पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट हम ये वाला ले लेते हैं। तो y2 कौन सा है जी हमारे पास, y2 है जी 5, y1 क्या है जी हमारे पास, चूँकि पॉइंट दूसरा हमने लिया है, कलर चेंज कर दूँ इसका, ये जी हमने जो y1 वाला लिया, y1 हमने लिया था जान के, पॉइंट ये वाला लिए इसलिए था ताकि y1 हमारे पास 0 बने, ओवर x2 कितना है सरकार हमारे पास 6, ठीक है जी, माइनस x1 कितना है 1, दिस इज 5 ओवर 5 विच इज इक्वल टू 1। सो आपकी जो इक्वेशन है वो y इक्वल्स टू x, सॉरी y इक्वल्स टू x माइनस 1 बनती है इसकी इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन। इस लाइन को आइडेंटिफाई करने के लिए ये हमें लिखनी लाजमी है कि ये इस लाइन की इक्वेशन है, ठीक है जी। ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, 5 नंबर हासिल करने ना बच्चों। अब दूसरी लाइन की इक्वेशन की तरफ चलते हैं। दूसरी लाइन हमारे पास ये वाली है, इसका c इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास 2, तो
तो इसको इधर ले लेते हैं, y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एम एक्स प्लस सी। तो इसमें c की वैल्यू क्या है, 2 है, y इंटरसेप्ट इसका 2 है, प्लस x, इसका m क्या है वो फाइंड करना है, एम एक्स प्लस 2 आ गई। थोड़ा सा सीख कर लेते हैं। अब इसका m क्या है, इसके लिए भी क्या करना है दोबारा से, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 करना है ना। तो जब y2 माइनस, और ये मेरे पास इधर भी स्पेस अवेलेबल थी करने के लिए, y2 कौन सा पॉइंट लेना है, इसमें भी 2 पॉइंट आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ब्लैक कलर से कर देता हूँ। एक पॉइंट आइडेंटिफाई इसका यही वाला कर देता हूँ, दूसरा पॉइंट इसमें से ये वाला ले लेता हूँ। तो y2 कौन सा लेना है बेटे, जो राइट साइड पे होता है उसको y2 लेना होता है। राइट साइड पे आ रहा है ये y2 है 0, माइनस y1 कितना है 2 है, x2 है बेटे 4, माइनस x1 कितना है 0, दिस इज -2/4, दिस इज -1/2। सो मेरे पास इक्वेशन बनी, ऊपर लिखता हूँ वहाँ पे ऊपर, y इक्वल्स टू -1/2 x प्लस 2, ये मेरे पास इक्वेशन बन गई, तीनों इक्वेशंस बन गई। अब जब इनको इनइक्वालिटी में लिखना है, पहले ये तीन इक्वेशंस इधर ले लेता हूँ, x इक्वल्स टू 3, दूसरी थी जी y इक्वल्स टू x माइनस 1, और तीसरी थी जी y इक्वल्स टू -1/2 x प्लस 2। अब इनमें जो इनइक्वालिटी वाले साइंस डालने हैं वो कैसे डालने हैं वो देखना है जनाब। रीजन से क्या, जो वर्टिकल लाइन होती है ना उसका देखते होते हैं रीजन राइट पे है कि लेफ्ट पे है। अगर रीजन राइट पे है तो ग्रेटर देन का साइन होता, और अगर लाइन सॉलिड हो तो नीचे इक्वल टू का साइन भी आता है। और जो लाइन वर्टिकल ना हो, चाहे उसका ग्रेडियंट पॉजिटिव हो यानी ऊपर को जा रही हो, चाहे नेगेटिव हो नीचे को आ रही हो, उसमें सिर्फ ये देखना होता है लाइन से ऊपर है रीजन या लाइन से नीचे है। जो मेरे पास इक्वेशन है y इक्वल्स टू x माइनस 1, उस लाइन से रीजन नीचे है। सो y और x माइनस 1 का फिर जो रिलेशनशिप है वो लेस देन वाला है। क्या उसमें सॉलिड लाइन है, डॉटेड? सॉलिड होती तो इक्वल टू का साइन डालता, लाइन चूंकि सॉलिड नहीं है इसलिए इक्वल टू का साइन नहीं डालेंगे। तीसरी इक्वेशन है हमारे पास सर, y इक्वल्स टू का साइन नहीं डालता, -1/2x प्लस 2। अब इससे रीजन ऊपर है जी, रीजन ऊपर है इस तीसरी इक्वेशन से, ये देखिए तो रीजन ऊपर है तो फिर ग्रेटर देन का साइन है, लाइन सॉलिड है तो इक्वल टू का साइन भी साथ आएगा। 2 बॉटल्स आर मैथमेटिकली, 2 बॉटल्स हैं जी हमारे पास, और उन बॉटल्स के साथ उन्होंने किया हुआ है जी मैथमेटिकली सिमिलर है। लार्ज बॉटल एज कैपेसिटी उसने वॉल्यूम दे दी है, हाइट उसकी 24 सेंटीमीटर है। स्मॉलर बॉटल की कैपेसिटी वॉल्यूम दे दी है, हाइट उसकी फाइंड करनी है। तो जनाब वॉल्यूम्स दोनों के दिए हो ना जब, तो रेशो क्या होती है, 0.4 की रेशो यानी यहाँ डिवीजन 1.35 के साथ एग्जैक्टली वही बनेगी। छोटी का वॉल्यूम ओवर बड़ी का वॉल्यूम इज इक्वल टू छोटी की हाइट ओवर बड़ी की हाइट, बट इसका क्यूब होना चाहिए, तभी जाके ये दोनों वॉल्यूम और लेंथ एक दूसरे के साथ रेशो में सिमिलर हो सकते हैं या इक्वल हो सकते हैं, ऐसा कहना चाहिए। सो व्हाट इट बिकम्स इज, इसको अगर मैं थोड़ा सा और आगे लेके चलूँ तो व्हाट हैपन्स हियर इज, मेरे पास मुझे क्या करना है कि या तो क्यूब रूट लेके क्यूब खत्म कर देता हूँ, कैलकुलेटर है मेरे पास। तो बिल्कुल ऐसे कर देता हूँ मैं, इन दोनों साइड्स को पहले ना ऐसे करता हूँ, डेसिमल्स इनके उड़ाता हूँ। नीचे डेसिमल उड़ेगा अगर तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर डेसिमल उड़ाएंगे नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो दिस विल बिकम 400 ओवर 350, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू x का क्यूब ओवर 24 का क्यूब। तो मैं अभी क्यूब रूट लेने की बजाय क्या करने वाला हूँ, इसको थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ, और 400 टाइम्स 24 का क्यूब ओवर 350 इज इक्वल्स टू x का क्यूब। आसान शुरू होगी, मैं 1 मिनट आसान का ब्रेक ले लूँ। 50 था, यहाँ भी है 1350 होना चाहिए, ये गलती से 350 लिखा गया। तो अब क्या करना है, दोनों साइड्स का क्यूब रूट ले लेता हूँ। जब दोनों साइड का हम क्यूब रूट लेने की कोशिश करते हैं तो मैं सिंपली वो कैलकुलेटर पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 400 टाइम्स 24 का क्यूब
ठीक है मेरे बच्चों, और दैट डिवाइडेड बाय 1350, और उसका नंबर का आप ले लेते हैं जब क्यूब रूट, तो आपके पास आंसर आ जाता है x इक्वल्स टू 16 एंड दैट इज आवर आंसर, x इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं जी। फंक्शन है मैं दिया हुआ प्यारे बच्चों एफ एक्स और जी एक्स, द डोमेन दी हुई है जी एफ एक्स की, ये डोमेन का मतलब होता है इनपुट ये पुट करनी है और रेंज उसकी फाइंड करनी है। नहीं, सारी वैल्यूज डाल के देख लेते हैं। तो हमारे पास 10 माइनस, अरे चेंज कर लें यार, 10 माइनस 2 इंटू -2, इसका आंसर क्या आता है? ये बन जाएगा 10 प्लस 4 इक्वल्स टू 14। फिर 10 माइनस 2 इंटू 0 पुट करके देखते हैं, ये बन जाएगा 10 माइनस 0 विच इज़ इक्वल टू 10, और फिर 10 माइनस 2 इंटू 3 पुट करके देखते हैं, हमारे पास बन जाएगा 10 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 4। सो हमारे पास 14, 10 और 4 हमारे पास वैल्यूज आ गई रेंज की। इन्वर्स फाइंड करना, आपको याद होगा हमने कहा था इसके लिए तरीका ये कर लेते हैं, y इक्वल्स टू 10 माइनस 2x लिख लें, x को सब्जेक्ट बना लें। सो 2x इक्वल्स टू 10 माइनस वाई, 2 से दोनों साइड्स को डिवाइड कर दें, सो आपके पास क्या बन जाता है? x इज इक्वल्स टू 10 माइनस वाई ओवर 2, तो ये 2 तो 2 से कट गया। अब आप x और y को आपस में रिप्लेस कर दें, तो x और y को आपस में रिप्लेस कर देते हैं, तो आपके पास इन्वर्स आ जाता है 10 माइनस एक्स ओवर 2। फाइंड जी एफ एक्स इन टर्म्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस जी के अंदर आपने एफ फंक्शन पुट करना। तो उसका तरीका क्या? जी का फंक्शन था 2x² था, उसकी स्पेस छोड़ देते हैं x की और इधर स्क्वायर लिख देते हैं प्लस 3। अब यहाँ पर आपने एफ एक्स पुट करना है। एफ एक्स क्या था? 10 माइनस 2x। सिंप्लीफाई करते हैं जी। पहले तो स्क्वायर है तो इसको फॉर्मूला के तहत खोलना पड़ेगा, 2 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 3। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 इंटू 100 माइनस 40x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3, जो सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दैट्स 200 माइनस 80x प्लस 8x स्क्वायर प्लस 3। क्या क्या सिंप्लीफाई होता है? सबसे पहले स्क्वायर वाली वैल्यू लिखते हैं, 8x स्क्वायर माइनस 80x लिखते हैं और प्लस 203। 8x स्क्वायर गिवन आंसर स्पेस में भी लिखना लाजमी है, माइनस 80x प्लस 203। एच एक्स है जी हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है और फाइंड करना है एच इनवर्स जनाब उसका 10,000 का। आपको पता होना चाहिए कि अगर एच इनवर्स इसके इक्वल है, ठीक है, आपको ये वैल्यू पता हो, ये बात पता होना चाहिए, इफ एच इनवर्स इज इक्वल्स टू 10,000, ठीक है, तो दैट let's say it is equal to x suppose, तो hx becomes equal to 10,000। ये आपको पोस्टुलेट पता होना चाहिए, ठीक है जी। इफ hx है तो देन दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब जब आपको ये वैल्यू पता है तो सिंपली वो करें hx को इक्वल टू रखें 10,000 के। hx क्या था? दैट वाज 10 रेज़्ड टू पावर 2 ओवर x इक्वल टू 10,000। अब पता होना चाहिए अगर बेसिस बराबर हो जाए तो पावर्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं। ये 10 की पावर 4 है, दैट मीन्स 2 ओवर x इक्वल्स टू 4, और x उधर चला जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है x इज इक्वल्स टू 2 ओवर 4 या 1/2, 1 ओवर 2 आंसर आ गया। टेम्परेचर है जी गिवन बाय द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है टेम्परेचर का। x is the number of minutes after 2 p.m. T is 80 at 2 p.m. T is 20 at 2:30 p.m. Find the value of A and B। दो इक्वेशंस आपको बनानी पड़ेंगी, बन जाएंगी।
ए एंड द वैल्यू ऑफ बी। देखते हैं जी, टी की वैल्यू 80 है और इज इक्वल्स टू ए बी, और एक्स की वैल्यू उसने कही थी 2 के बाद नंबर ऑफ मिनट्स आफ्टर 2। ये तो एग्जैक्ट 2 मिनट्स हो रहे हैं, ये तो एग्जैक्ट 2 मिनट्स हो रहे हैं, तो आफ्टर 2 मिनट्स हैं ये। तो अभी एक भी वैल्यू नहीं इसकी हो सकती, इसकी वैल्यू यहाँ पे है 0। और किसी की भी वैल्यू जब 0 होती है तो वो किसके इक्वल होता है प्यारे बच्चों? 1 के इक्वल होता है। ठीक है, जब 1 के इक्वल होता है तो इसका मतलब 80 इज इक्वल्स टू ए टाइम्स 1, दैट इज 80 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू 1 की है आपके पास। ठीक है, सो दिस इज 80। अब आ जाते हैं कि हमारे पास t की वैल्यू है 20 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू हमें पता है तो 80 पुट कर लेंगे। ठीक है, और b की वैल्यू फाइंड करनी है, और x की वैल्यू मिनट्स आफ्टर 2 PM है तो 30 मिनट्स बनते हैं, b की वैल्यू 30 है। तो दोनों साइड्स को 80 पे डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ से तो 80 खत्म हो गया, यहाँ से 80 खत्म हो गया, तो ये 0 0 से कट गया। दिस हैज बिकम 1/4 इज इक्वल्स टू b की पावर 30, राइट। अब आपको क्या करना है, 30 b की वैल्यू निकालनी ना, तो दोनों साइड्स का आपको रूट लेना है टू द पावर 30, जो कि आप कैलकुलेटर से आराम से ले सकते हैं। 1/4 या 0.25 लिखने, एक ही बात है। आंसर हमारे पास आ रहा है b इज इक्वल्स टू 0.95484 और चलता जा रहा है। हम क्या करेंगे, 0.95 लिख देंगे बस आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। कर्व हैज इक्वेशन, एक कर्व है उसकी इक्वेशन दी हुई है। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट x इक्वल्स टू 1 पॉइंट। ग्रेडियंट ऑफ द कर्व निकालना है इस वैल्यू के ऊपर, तो पहले इसका हमें निकालना होगा dy ओवर dx। मास्किंग में अक्सर लिखा होता है, आपने अगर पास पेपर्स किए हैं कि भाई dy ओवर dx वाली स्टेटमेंट जरूर नजर आनी चाहिए। डायरेक्ट ना को बचा कर रहा हूँ। अब होता है कि 3 की पावर इधर मल्टीप्लाई होगी और ऊपर 3 से माइनस हो जाएगा, दैट्स 3x²। 2 की पावर जब इधर मल्टीप्लाई होती है तो वो 2 2 से कट जाता है, दैट्स -5, और x और 3 खत्म हो गया। ये आपके पास आ गया आपका ग्रेडियंट। और इस ग्रेडियंट में x की वैल्यू उन्होंने कहा जनाब हमें क्या निकली हुई है, 1.5। क्या निकली हुई है, 1.5। आपने सिंपली x की वैल्यू में पुट करना है 1.5 को, और आपके पास आंसर निकल आना -5 × 1.5। कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं, मेंटली भी कर देना, करना आना चाहिए। 3 × 2.25 है ये स्क्वायर इसका, माइनस दिस इज 7.5 और दिस इज इक्वल्स टू 7.5 माइनस थ्री को 2.25 से मल्टीप्लाई करें तो 3 2 are 6, that is 6.75 minus 7.5, 6.25 minus 7.5, तो कैलकुलेटर से आप कर लें -0.75 आपका आंसर आ रहा है। 18th क्वेश्चन है जी, टेबल शोज इन्फॉर्मेशन स्टैट्स का सवाल आ गया। टाइम और ये कैलकुलेट एंड एस्टिमेट ऑफ द मीन, मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला क्या है, समेशन fx ओवर समेशन f। समेशन f होता है फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है, समेशन f इधर निकाल लेते हैं। कितना है जी, सारी फ्रीक्वेंसीज ऐड कर लेते हैं।
90 ट्रेन हैं, 90 ही इनका सम बन रहा होगा। 70, 71 और 6, 68, 71 और 6, 77 और 13, 90। ये हमारे पास वैल्यू है। एफ एक्स निकालना है पहले। एफ एक्स यहाँ पे एफ एक्स निकाले तो उनका सम निकालने के लिए इनका मिड पॉइंट चाहिए दोनों का। फिर 0 और 10 का मिड पॉइंट क्या होता है? 10/2 दैट्स 5। 10 और 30 का मिड पॉइंट क्या है? 20। 40/2। 35 और इसका 40, 30 और 45 का क्या है? दोनों को ऐड करें, 25 का आप कर लें, ठीक है, दैट्स 37.5। और 45 और 75 का मिड पॉइंट क्या है? दैट्स 60। ठीक है जी। एफ एक्स निकालना है अब आपने सबका। तो एफ एक्स निकालने के लिए आप ये करें जनाब, ये ऊपर वालों को उनसे मल्टीप्लाई कर दें, दैट्स 13 5 आर 65। इतना तो याद ही है। 20 का 35 से करें, दैट्स 700। और 37.5 को कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 37.5 टाइम्स 36, हमारे पास 1350 आ जाता। और 60 को 6 से करें तो 360 आ जाता। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं। सम ऑफ एफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ निकालना है। नीचे तो हमें पता है 90 है, तो ऊपर क्या है जी? 765 प्लस 1350 प्लस 360, हमारे पास 2475 आ रहा है ऊपर, 2475। तो इसको डिवाइड करते हैं हम 90 पे, तो आंसर आता है 27.5। दैट्स एन एस्टिमेट ऑफ द मीन, 27.5 minutes. Histogram is drawn to show the information in the table. Height of the bar for the interval this is 14 centimeter. Calculate the height of bar for each of the other intervals. बाकियों का भी निकालें। हाइट हिस्टोग्राम को निकालने के लिए हम हमेशा क्लास इंटरवल यानी फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करते होते हैं क्लास इंटरवल पे। यहाँ पे हमें यकीनन कोई ना कोई स्केल फैक्टर लाजमी मिल रहा है साथ। तो हमारे पास जो क्लास इंटरवल है वो तो 20 का है, और फ्रीक्वेंसी कितनी थी इसकी? 35 फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है? 35 इज बीइंग डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय कोई स्केल फैक्टर है, और आंसर आ रहा है 14। इस एक्स को सबसे पहले फाइंड करना हमने। सो एक्स की वैल्यू 20 तो हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 35 डिवाइड हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाइड बाय 20 ओवर 35। 7 के टेबल पर कटिंग करनी है तो कर लें, कैलकुलेटर से डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट कर लें। 7 2s आर 14, 5s आर 35, 5 और 20 कटिंग होती है। 5 1s आर 5, 5 4s आर 20। तो मेरे पास एक्स की वैल्यू जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फैक्टर आ रहा है वो आ रही है इज इक्वल टू 8। ये 8 बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला हमारे लिए, क्योंकि जो भी हमारे पास इंटरवल्स को डिवाइड करके, फ्रीक्वेंसीज को इंटरवल्स पर डिवाइड करके वैल्यूज आएंगी, उनको 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब 0 से 10 तक क्या फ्रीक्वेंसी है? 0 से 10 तक 13 है, तो 13 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 8 से ये आंसर निकलेगा। फिर 30 से 45 तक क्या है? फ्रीक्वेंसी 36 है जी, तो 36 डिवाइडेड बाई इनका इंटरवल है 15 का, मल्टीप्लाइड बाई 8 से ये आंसर निकलेगा जनाब। फिर 45 से 75 जो है वो है 6, तो 6 डिवाइडेड बाई इनका आपस में डिफरेंस कितना है? क्लास इंटरवल कितना है? 30 का, मल्टीप्लाइड बाई 8 से ये आंसर निकलेगा। कैलकुलेटर से सारे आंसर्स बारी बारी निकाल लेते हैं और वैल्यूज हमारे पास सामने आ जाती हैं। जी वैल्यूज आ रही हैं, मैं पहले निकाल देता हूँ। दैट्स 13/10, तो सीधा सीधा 1.3 टाइम्स 8 कर देता हूँ, 10.4। दूसरी है जी 36 टाइम्स 8 डिवाइडेड बाई 15, ये वैल्यू आ रही जी 19.2। और तीसरा है जी 6 डिवाइडेड बाई 30 है, ये 36 टाइम्स 8 डिवाइडेड बाई 30, so that's 1.6 वैल्यू आ रही है प्यारे बच्चों। Two of the trains with delays of more than 30 minutes are chosen at random. Randomly 30 मिनट से ज़्यादा वालों को चूज किया है। Find the probability that just one of these trains is delayed for 45 minutes or less. और देखें ना, 3 4 चीज़ें इकट्ठी पूछें। एक तो ये कि चूज 2 की हैं,
फिर रैंडमली चूज़ की हैं और चूज़ भी 30 के बाद वाली की हैं। तो 30 के बाद वाली में कौन सी आती हैं, पहले उनको हाईलाइट कर लेते हैं। 30 के बाद वाली में आती हैं ये 30 के बाद है। ये 30 से ज़्यादा मिनट्स वाली हैं, देखें ना, मोर देन 30 मिनट्स वाली। फिर प्रोबेबिलिटी ये चेक करनी है, टोटल वैल्यूज हमारी हैं, टोटल पॉसिबिलिटीज इनसे निकलेंगी। और प्रोबेबिलिटी किसकी चेक करनी है, फाइनलिटी वन ऑफ दीज ट्रेन इज, एक इनमें से जो है वो 45 मिनट्स या कम की है। 45 मिनट्स और लेस वाली कौन सी है, वो ये वाली है। सो टोटल हमारे पास जो सिचुएशन है वो क्या है, तो मैं कह रहा था मोर देन 30 मिनट्स वाले हमने चूज करने थे। और वो टोटल हमारे पास कितने बनते हैं, यही लिख भी देता हूँ जरा, ये आसानी रहेगी। वो बनते हैं हमारे पास 42 हैं जो टोटल बनते हैं, ठीक है। और 45 से लेस मिनट वाले कितने, उसमें से 36 हैं। अगर मैं ट्री डायग्राम बनाऊं तो मेरे पास जो एक पॉसिबिलिटी क्या है मेरे पास कि वो लेस देन निकालने लिए वाले 36 वाले निकलेंगे। इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, 36/42। नहीं निकलेंगे 36 वाले पहली दफ़ा में, पहली गो में। इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, 6/42, राइट। सब पहला 36 वाला निकल आए और फिर दूसरी मेरे पास जो है वो अब दो चूज किए ना, तो ये तो नहीं लगा कि रिप्लेस किया उसको, ट्रेन दो सेपरेट चूज की है ना हमेशा, ये तो कंफर्म हो गया, ये बताए बगैर उसने कह दिया कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। अब दूसरी ट्रेन उसने चूज की है, वो भी उसी में से निकली है कि इसी गो में से निकली है, तो 35/41 इसका चांस बनता है। लेकिन दूसरी वाली नहीं निकली इसमें से, इसका चांस क्या बनता है, वो तो 6 की 6 ही पड़ी हुई है ओवर 41। और इसी तरह से पहली वाली 30 वो लेस देन 45 मिनट्स वाली नहीं थी, तो दूसरी है, तो टोटल 36 ट्रेन है ना वहाँ पे। और टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी बची, 41। और इसी तरह से इस तरफ हमारे पास क्या सिचुएशन है कि पहली भी वो नहीं थी और दूसरी भी वो नहीं थी। पहली वो नहीं थी 6/42 था, दूसरी भी वो नहीं, वो 5/41 है। अब हमें चाहिए क्या, चाहिए हमें जनाब ये, वो भाई साहब कह रहे हैं कि एक निकलनी चाहिए जो इस कैटेगरी में फॉल करती हो, कि 30 मिनट्स से ज़्यादा लेट हुई हो 45 से कम, ये 30 मिनट्स से ज़्यादा लेट हुई हो 45 से कम। एक चांस हमारे पास ये बन गया दिस एंड देन दिस, इनमें से एक ट्रेन, या ये पॉसिबिलिटी है या ये पॉसिबिलिटी है कि पहली इस कैटेगरी में फॉल ना करती हो लेकिन दूसरी इस कैटेगरी में फॉल करती हो। अब मैंने आप बच्चों को समझाया था कि बेटे जब हॉरिजॉन्टल वाला साइड होती है ना, उसको आप हमेशा मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 36/42 टाइम्स 6/41, एक ये चांस हो गया। और जो वर्टिकल होता है उसके लिए आप ऐड करते हैं प्लस 6/42 टाइम्स 36/41, जी आपको बस बेटे वैल्यूज बन देंगे, ठीक है। तो अब इसको आप कैलकुलेटर से कर लें। आप अगर गौर करें तो सेम ही वैल्यूज आपके पास, यानी 36/42 इंटू 6/41 ही दोनों तरफ चल रहा है। तो 2 टाइम्स आप एक दफ़ा करके उसको डबल भी कर लेते तभी हमारा आंसर ठीक निकलता। मेरे पास आंसर मान लिया जी कैलकुलेटर से 432/42 टाइम्स 41 1722। 6 पे कटिंग होती नजर आ रही है, 7/42 72/6 2/12 52 है जी, 6 8/48 42 से 7 फर्दर कटिंग होती नजर नहीं आ रही। सो ये आंसर बन जाएगा 72/287। कैलकुलेटर से करेंगे आपको ऐसी फ्रैक्शन में आंसर दे देगा। फाइंड इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू, या और क्यू, यानी दोनों में से कोई एक चीज भी ली जा सकती है। डी फाइंड करनी है आपने। अब डी ई फाइंड करना हो हमने, तो हमारे पास डी ई का मतलब है हमें बेसिकली ये फाइंड करना है कि हम ऊपर से नीचे आ रहे हो, राइट। ये एरो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए डी और ई डी में फर्क होता है। तो रेगुलर पॉलीगॉन है और हेक्सागोन है, तो ये क्यू है तो वो क्यू का ऑपोजिट है, तो मसला ही नहीं, सीधा सीधा -क्यू है, बस ऑपोजिट डायरेक्शन है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। बी ई फाइंड करना अब आपने। बी क्या है जनाब, ब्लू से बताए तो ये है जी बी ई, दिस इज योर बी ई। आपको एक चीज पता होनी चाहिए, और वो क्या है कि जो हेक्सागोन होता है रेगुलर, उसका जो लॉन्गेस्ट आर्म होता है, जैसे लॉन्गेस्ट डायगोनल है ना, अब ये डायगोनल की बात नहीं हो रही, लॉन्गेस्ट डायगोनल कौन सा, जो सी का ओ से बनेगा, ये हमेशा डबल होता है इसकी किसी भी साइड से। तो इसका मतलब है ये डबल है,
इसकी किसी भी साइड के मैग्नीट्यूड से, और डायरेक्शन इसकी पी के ऑपोजिट है, तो ये भी सिंपली क्या होगा, -2p बन जाएगा। फिर ओ ई की बारी है। अब ओ ई क्या चीज है, ओ ई प्यारे बच्चों ये है ओ ई। ओ ई के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ से इधर जाए, यहाँ से इधर जाए, यहाँ से दैट्स पी प्लस क्यू और -2p लिख सकते हैं हम यहाँ पे, p प्लस क्यू -2p, और सिंप्लीफाई होगा तो क्या बनता है, q माइनस। क्वेश्चन के लिए उसने कहा जी ओ बी एंड डी सी आर एक्सटेंडेड टू मीट सी जी, मीट एट जी, तो बाकी चीजें इरेज कर देते हैं, इनको जरा ड्रॉ कर लेते हैं। ओ बी एंड डी सी, ओ बी एंड डी सी को हम जरा एक्सटेंड कर लेते हैं। ओ बी, बेटा मैंने नहीं बुलाया, सर ने बुलाया होगा। ओ बी और डी सी को एक्सटेंड करते हैं, और ये जहाँ जाके मिल रहे हैं वो जी है। ठीक है जी, तो देखते हैं जी ये कहाँ पे जाके मिलते हैं। ये सरकार हमारे पास इनकी वैल्यूज आ गई, यहाँ आके ये मिलते हैं, और ये इनको हम कह देते हैं कि ये जो पॉइंट है ये जी। फाइंड हमें क्या करना है जी, हाँ फाइंड करना है जी, ओ जी कहता है इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू गिव योर सिम्बल्स, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ जी, यानी वो ओ जी फाइंड करने को आपको कह रहा है। सो बेसिकली व्हाट दे आर आस्किंग यू टू डू इज कि आप ओ जी फाइंड करें, ये वाला वेक्टर आपने फाइंड करना है। ठीक है जी, अब ये वेक्टर जब हमें फाइंड करना है प्यारे बच्चों, तो हमें पता लग रहा है कि ये जो वेक्टर है ये या तो ओ बी की एक्सटेंशन है, ओ बी की एक्सटेंशन का मतलब था ओ जी हम कह सकते हैं। अगर आप गौर करें तो वो किसके इक्वल है, वो ओ बी के साथ कोई के की वैल्यू कुछ उसी का कोई क्या कहते हैं उसको, मल्टीपल है ओ बी का। ठीक है, ओ जी जो है वो ओ बी का कोई मल्टीपल है। अच्छा, ओ बी जाते खुद क्या है, ओ बी को अगर आप गौर करें तो वो पी प्लस क्यू है, तो मैं लिख सकता हूँ कि जो ओ जी है इट इज बेसिकली इक्वल टू के इंटू पी प्लस क्यू, या आई कुड से इट इज इक्वल टू के पी प्लस के क्यू, ये ओ जी की वैल्यू होगी। अब मुझे के की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, कितना मल्टीपल है, ओ जी की वैल्यू पता होती, के की मिल जाती। दो वेरिएबल जानना हो तो फिर तो इक्वेशंस भी दो चाहिए होती। अब जरा दूसरे रास्ते से इसको बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरह से हम देखते हैं कि ओ जी जो है वो बेसिकली क्या है कि ओ सी को अगर हम ले लें, दिस ओ सी जो कि हमें पता है क्यू का डबल होगा, 2q होगा, तो उसको अगर मैं ग्रीन पेन से ड्रॉ कर देता हूँ, वो बेसिकली दूसरा रास्ता उसको फाइंड करने का ये है कि आप ओ सी प्लस सी जी कर लें, तो वो भी ओ जी आपका निकल आता है, राइट। अब सी जी के लिए भी प्रॉब्लम ये है कि वो मैं पहले लिख देता हूँ कि ओ जी इज इक्वल्स टू ओ सी प्लस सी जी। अब इसमें जो सी जी है ना, इसके लिए भी इशू ये है कि जो सी जी है ये भी मेरे पास नहीं है, और ये तो पता लग रहा है डीसी से पैरेलल है, तो ये डीसी का कोई मल्टीपल है। अब मैं दोबारा के नहीं यूज कर सकता क्योंकि के तो मैंने पहले यूज कर लिया ना, तो उसका पता नहीं है उतनी सेम वैल्यू है कि नहीं। तो यहाँ पे के की बजाय के के साथ सी यूज कर लेता हूँ, बल्कि आर यूज कर लेता हूँ, ये भी कोई मल्टीपल है उसका, तो लेट मी यूज आर फॉर हेयर, बल्कि आर की बजाय टी यूज कर लेता हूँ, क्योंकि आर भी आप रेडियस से ना मतलब समझने लग जाए इसका। ये डीसी का आर है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ओ सी, इसको मैं जरा और सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या सिचुएशन बनती है, जो मेरे पास ओ सी है, ओ जी इज इक्वल टू ओ सी, ओ सी मेरे पास जो है वो तो 2q है, सिंपली दैट इज 2q, प्लस जो सी जी है, सी जी कोई डीसी का मल्टीपल है, और डीसी क्या था, पी है, तो आई कैन राइट के ये टी पी है। अब मेरे पास फिर से देखिए यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आ गया टी, और ये कांस्टेंट आ गया एक, मेरे पास ओजी की वैल्यू भी मेरे पास नहीं है, एक और अननोन वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो इसके भी दो इक्वेशंस नहीं है, तो वो दो इक्वेशंस तो मेरे पास आ गई हैं। अब मैं आराम से कह सकता हूँ मेरे पास ओजी वाली दो इक्वेशंस हैं, दोनों को एक दूसरे के साथ इक्वेट कर लेते हैं। तो दोनों को इक्वेट करता हूँ, ओजी इक्वल टू ओजी देखता हूँ, तो मुझे पता रहता है के पी प्लस के क्यू इज इक्वल टू टी पी प्लस 2q। तो इससे साफ साबित हुआ कि मेरे पास जो k की वैल्यू है वो क्या है, k
इज इक्वल्स टू 2 है, के इज इक्वल्स टू 2 है अगर, तो फिर यहाँ पे ओजी की वैल्यू इधर से फाइंड कर लेते हैं। टी फाइंड करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, आगे किसी चीज़ में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आई कैन सिंपली राइट कि इसकी वैल्यू है जनाब 2p प्लस 2q। आगे चलते हैं। डायग्राम है जी, पॉइंट्स हैं ABCD ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC। ABC का एरिया फाइंड करना है। ABC मेरे पास ट्राइंगल है, दो साइड्स हैं, उनके दरमियान का एंगल है, साइन रूल लगा सकते हैं। एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए मेरे पास क्या है 450 ले लेते हैं। बी क्या है जी हमारे पास 600 ले लेते हैं जी, मल्टीप्लाइड बाय साइन 57। ठीक है जनाब, और इनको अब सिंप्लीफाई करते हैं। एरिया इज इक्वल टू, कैलकुलेटर हमारे पास मौजूद है, सिंपली कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। 5 टाइम्स 450 टाइम्स 600 टाइम्स साइन 57, और हमारे पास आंसर आ जाता है जी 113,220.5267, जो भी आप लिखना चाहें। तो मैंने मीटर स्क्वेयर्स में लिखना है, और मैं क्या लिखूंगा, वैल्यूज मेरे पास मीटर्स में ही थी, यही लिखूंगा 113,220.53 मीटर स्क्वेयर्स। शो दैट एंगल CAD इज 85.8 डिग्री, करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस, करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस। कौन सा एंगल है, CAD की बात हो रही है। सो दिस एंगल इज व्हाट दे टॉकिंग अबाउट, इस एंगल की बात हो रही है हमारे लिए। अच्छा जी, इस एंगल की अगर हम बात करें तो कैसे, ये भी साइन रूल से कर सकते हैं आप लोग। कैसे कर सकते हैं, अगर मेरे पास ये एंगल हो जो कि डी पे बन रहा है, तो मैं 180 वाले रूल से ट्राइंगल के इसको फाइंड कर सकता हूँ। और ये एंगल कैसे फाइंड हो सकता है, मेरे पास दो ऑपोजिट साइड्स मौजूद हैं, यानी दो पेयर मौजूद है साइड और एंगल का। आई कैन यूज साइन रूल, उससे मेरे पास क्या हो जाएगा, आई कैन से कि मेरे पास साइन 34/290 इज इक्वल टू वो एंगल जो वो वाला फाइंड करना है, साइन डी लिख देता हूँ ओवर 450। तो जो 450 उधर जाए मल्टीप्लाई हो जाएगा, 450 टाइम्स साइन 34/290 इज इक्वल्स टू साइन टी। तो कैलकुलेटर पे यूज कर लेते हैं इन वैल्यूज को। 450 टाइम्स साइन 34 डिवाइडेड बाय 290, और ये मेरे पास आंसर आ रहा है कुछ 0.8677 एंड सो ऑन इज इक्वल टू, ये साइन डी है मेरे पास बच्चों। तो डी की वैल्यू क्या हुई एंगल डी की, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ 0.8677, जो भी नंबर चल रहा है। मैं आंसर का बटन ही दबाऊंगा कैलकुलेटर में, ठीक है ना। तो जब हम साइन इनवर्स उसका लेते हैं, तो हमारे पास जो डी का एंगल बनता वो बनता है 60.19, 60.19 डिग्रीज ऑन ले लिया। अब 60.19 को हम इधर चल कैलकुलेट कर लेते हैं जी। हमारे पास 180 में से हमें एंगल निकालना था ना, CAD। तो 180 माइनस 34 माइनस 60.19, तो कैलकुलेटर पे फिर से यूज़ कर लेते हैं। 180 माइनस 34 माइनस 60.19, आंसर आ रहा है जी दिस इज इक्वल्स टू 85.81, और एक डेसिमल प्लेस तक लेके जाना तो 85.8 डिग्रीज आंसर आ गया। अच्छा जी, सी पार्ट है, वो कह रहा है कि हमारे पास देयर इज अ वर्टिकल मास्ट। There is a vertical mast at point B, uh,
एंड अ वर्टिकल मास्ट एट पॉइंट डी। बी और डी कई पॉइंट्स हैं, दोनों के ऊपर वर्टिकल मास्ट हैं। हाइट ऑफ मास्ट बी 250 है और डी की ये है। सो हम जरा डायग्राम की तरफ देखते हैं, तो मैं डायग्राम देख के याद पता लगता है कि डायग्राम थी हमारी हॉरिजॉन्टल ग्राउंड की। तो हमें टॉप व्यू, ये हमारे पास टॉप व्यू है, ठीक है, ये हमारे पास टॉप व्यू है। अभी मास्ट है, यानी दो उन्होंने पोल्स लगाए हुए हैं बी और डी पे। सो ग्राउंड पे मैं खड़ा हूँ, अगर अगर मेरे मैं ऐसी जगह पे खड़ा हूँ कि जहाँ पे मेरे एग्जैक्टली लेफ्ट पे आ रहा है, वहाँ पे जहाँ पे बी डी है उसी हिसाब से होगा। मेरे एग्जैक्टली लेफ्ट पे डी है और एग्जैक्टली राइट पे बी है। मैं कहीं यहाँ डी है, थोड़ा ऊपर बना देता हूँ स्पेस की इकोनॉमी के लिए, और कहीं मेरे इस तरफ बी है अगर, तो मेरे पास यहाँ पर भी एक पोल है। मैं खड़ा हूँ, मेरे राइट पे बी वाला पॉइंट है और लेफ्ट पे डी वाला है। तो मेरे पास जो बी है उसके ऊपर जो मास्ट है वो 250 उसकी हाइट है, 250 मीटर्स, दिस इज 250 मीटर्स। और मेरे पास जो डी पे है उसकी 45 मीटर्स है, ठीक है। अब मैं एक ऐसी जगह पहुंच गया जहाँ पे मेरे बिल्कुल एग्जैक्ट राइट और लेफ्ट पे बी और डी मौजूद है, ठीक है। ये आ गया मेरे पास बी और डी, ये इसकी 45 मीटर्स है, ठीक है जी। ये दोनों मास्ट आ गए। कहें कैलकुलेट द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन उसका निकालना है एंगल का। डिप्रेशन एंगल की क्या मुराद है बेटे, ये जो पॉइंट होता है ना, ये पॉइंट और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, बिल्कुल ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, ये इसके दरमियान के एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये दिस वन, दिस एंगल इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, अगर मैं यहाँ से ऐसे एक और हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, तो ये वाला एंगल कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। और मजे की बात यह है कि ये दोनों बराबर होता है, और उसको थीटा कहना तो इसको भी थीटा कहा जा सकता है। ये दोनों होते हैं बराबर। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल कैसे बनी है कि अगर मैं इसको कंसिडर करूं, ये पूरा 250 है, अगर मैं सिर्फ वो ऊपर वाला पार्ट देखूं, 250 में से मैं 45 माइनस कर दूं, तो ये 205 मीटर्स बनता है। सो मैं इस ट्राइंगल को एक दफा फिर आपको समझाने के लिए यहाँ सेपरेटली बना देता हूँ। ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। मैं इसको सीधा कर लेता हूँ, राइट एंगल पूरी कुछ समवट राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें ये पॉइंट मेरे पास बी है, ये पॉइंट मेरे पास डी है, ये राइट एंगल इनके दरमियान बन रहा है। मुझे इसका पता है ये 205 मीटर्स है। और अब मुझे एंगल जो फाइंड करना है वो उन्होंने, चूंकि ये और ये बराबर है, ये वाला एंगल भी मैं फाइंड करूंगा तो ये वही एंगल होगा। अब आप देखें, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ ही काम किया तो जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता। बट द थिंग इज कि मेरे पास उसके लिए ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाने के लिए या तो पेयर मौजूद हो, मैं साइन रूल लगा सकता हूँ जी। इंग्लिश वाले जा सकते हैं, इस्लामियात वाले रुकने इंग्लिश। अगर कोई इस्लामियात का है उसको रोक ले, नहीं जाना चाहता वो कोई जाना भी कोई ना रोके मुझे जाने का। अच्छा, तो मैं कह रहा था 205 मीटर्स है। और मुझे कोई, अगर मेरे पास ना ऑपोजिट पेयर और वो है ना दो साइड्स हैं उनके दरमियान का एंगल हो, वो फाइंड कर लिया जाए। So, मुझे ना कुछ चाहिए ही चाहिए। और ये देखें, क्वेश्चन है भी 6 मार्क्स का। P4 और P2 में ना बेटे सेम ही मैथ्स का सिलेबस है ना, ऐसा तो नहीं लिखा हो ना सिलेबस में कि ये पार्ट P2 का है और ये पार्ट P4 का। तो फिर P2 और P4 में फर्क क्या सिर्फ कैलकुलेटर का? नो नो, ये फर्क नहीं है। P2 इसलिए P2 हालांकि बगैर कैलकुलेटर के होता तो आसान होता, इसलिए नहीं कि वो फ्रेंडली नंबर्स लेते हैं, इसलिए कि P2 में ना वो कंबाइन नहीं करते कॉन्सेप्ट्स को इतना ज्यादा जितना इसमें कर देते हैं। उसमें एक सवाल ही पूछेंगे, इसमें एक सवाल ऐसा पूछ लेंगे जिसके अंदर 3-4 कॉन्सेप्ट, वो बेसिकली एक सवाल के गाइज में बहरूप में आपको 2-3 सवाल पूछ रहे होंगे। जैसे मिसाल के तौर पे, अब जब तक आप या तो ये नहीं निकाल लेते, या ये नहीं निकाल लेते, या ये नहीं निकाल, आप ये थीटा नहीं निकाल सकते। तो इनमें से क्या निकाला जा सकता है इन सब चीजों में से? अगर हम देखें तो हमारे पास कोई अगर सिचुएशन बनती है ना, तो इस ट्रायंगल को देखते हुए, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बी और डी का, ये इसी टॉप व्यू से देखें तो ये बी डी का ऐसा एक डिस्टेंस है जिसको निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है बेटा? इसको ऐसे निकाला जा सकता है कि ये एक ट्रायंगल बनती है हमारे पास, ठीक है। ये जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल के अंदर एक सहूलत मौजूद है हमारे लिए। क्या सहूलत मौजूद है? किसकी कॉल आई है? आई हुई है, ठीक है समझा। हाँ, मैंने भी तो मैसेज किया उन लोगों को।
ये जो बी डी है इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऐसे फाइंड किया जा सकता है कि अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा हम जो एंगल था सी ए डी, ये सी ए डी हम फाइंड कर चुके थे। सी ए डी ये वाला पार्ट हमने फाइंड कर लिया था, जो कि हमारे पास निकला था समथिंग लाइक 85.81 समथिंग हमारे पास निकला था। 85.81 समथिंग ना, 81 समथिंग था, जो भी 8 तक हमने ले लिया था। चला, तो हम ये जो पूरा एंगल है ना, ये एंगल भी हमारे पास है और इसके साथ की दो साइड्स भी हैं, तो कॉस रूल लगा के ये हम फाइंड कर सकते हैं। मैं यहीं पे साइड पे इसके एंगल की वैल्यू निकाल देता हूँ। दैट्स 85.8 प्लस 57। कैलकुलेटर है हमारे पास। 85.8 प्लस 57, हमारे पास आंसर आता है 142.8। अब ये जो 142.8 डिग्रीज हमारे पास है, इसको और दो साइड्स को मिला के मैं यहाँ पे ये काम उधर करने के लिए यहाँ क्यों करूंगा, क्योंकि ये इस क्वेश्चन का पार्ट है। बी डी जो है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरे पास की क्या दो साइड्स कौन सी हैं, वो 600 का स्क्वायर, 600 का स्क्वायर प्लस दूसरी थी 290 आई प्रिज्यूम, 290 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 into 600 into 290 और कॉज उसके ऑपोजिट एंगल जो बी डी के था, जो कि हमने अभी निकाला, दैट इज 142.8 डिग्रीज। इस सारे को जो मैं सॉल्व करता हूँ प्यारे बच्चों, इट इज 849.289 समथिंग चल रहा है, तो मैं 849.3 में लगाऊंगा वैल्यू। अब बेटे इसको जरा वहां पे प्लेस कर देते हैं 849.3 को, ताकि डायग्राम में समझ आए। 849.3 हमारे पास ये आ गई मीटर्स में, ये और मीटर्स में ये होता है। अब बेटे एंगल फाइंड किया जा सकता है। यू कैन सी आराम से tan थीटा वाली वैल्यू लगा के मैं परपेंडिकुलर और बेस बन गया मेरे पास। आई कैन सिंपली से tan थीटा इज इक्वल्स टू 205 ओवर 849.3, और शुड आई से थीटा इज इक्वल्स टू tan inverse of 205 over 849.3। अब चूंकि क्लियर इंस्ट्रक्शंस के ऊपर के एंगल के सूरत में आपने एक डेसिमल प्लेस लेनी है, 13.6 डिग्रीज हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। द लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड इज 2 सेंटीमीटर, करेक्ट टू द नियरेस्ट इंटीजर। नियरेस्ट इंटीजर वाला आ गया, अब तो नियरेस्ट इंटीजर 2 ही होता है, ठीक है जी। सॉरी, नियरेस्ट इंटीजर 1 होता है जी, तो 1 को आप 2 पे डिवाइड कर लें, दैट इज 0.5। इसका मतलब है इसमें प्लस भी करना, प्लस माइनस 0.5 है, तो इसका अपर बाउंड जो है वो 2.5 सेंटीमीटर्स है और इसका लोअर बाउंड 1.5 सेंटीमीटर है। फिर वेड्थ जी 4 सेंटीमीटर, करेक्ट टू नियरेस्ट इंटीजर, इसके साथ भी वही हो गया 4.5 सेंटीमीटर्स और 3.5 सेंटीमीटर्स। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज दिस, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस का मतलब है कि 0.1, 0.1 का हाफ करें अगर तो बन जाता है 0.05, तो इसमें 0.05 प्लस माइनस करना है, तो इसका अपर बाउंड क्या हो गया 123.85 और 122.75। इस तरह आपका गलती का चांस कम हो जाता है। फाइंड द लोअर बाउंड ऑफ द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, हाइट निकालनी। सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपका फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड का। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होता है। हमें हाइट फाइंड करनी तो रीअरेंज कर लेते हैं, तो हाइट विल बी इक्वल टू लेंथ और विड्थ होते जाके डिवाइड हो जाएंगे, विड्थ ओवर लेंथ इंटू विड्थ। अब आप देखिए मुझे निकालना है लोअर बाउंड। लोअर बाउंड का मतलब है कि मुझे कम से कम हाइट की वैल्यू चाहिए, तो जनाब इसकी वैल्यू जो वॉल्यूम है उसकी वैल्यू कम होगी तो हाइट की वैल्यू कम होगी। विड्थ की वैल्यू अपर बाउंड लेनी, लेंथ की वैल्यू भी अपर बाउंड लेनी, क्योंकि इनका आपस में इन्वर्स रिलेशनशिप है। बस ये वैल्यूज पुट करते हैं। एच इज इक्वल टू वॉल्यूम का जी लोअर बाउंड लेना था, वॉल्यूम कितना लेना है जी 122.75। जनाब विड्थ की भी अपर बाउंड लेनी है, विड्थ का अपर बाउंड बनता है जी हमारे पास
4.5 और लेंथ का भी अपर बाउंड लेना चाहिए, वो बनता है 2.5। अब इनको अब हम कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेते हैं। सो कैलकुलेटर में कहता है जी हमें लेना जी 122.75। फ्रैक्शन की सूरत में काम करना है, वो यहाँ डिवाइड का बदलाव आएंगे तो ब्रैकेट्स को यूज़ कर लेंगे। 4.5 टाइम्स 2.5, हमारे पास आंसर आता है प्यारे बच्चों 10.911। The answer is h is equals to 10.911 और दी हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। तो एक डेसिमल प्लेस तक हम आंसर दे देते हैं 10.911। तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो सारी की सारी दो दो तक थी, तो 10.9 भी लिखूंगा अगर, तो मेरे पास जो देखिए ना सिग्निफिकेंट फिगर्स का इशू आ गया ना यहाँ पे, क्योंकि ये बाउंड्रीज आ गई है। इसमें भी दो हैं मेरे पास जिसको मैंने यूज़ किया वैल्यू को, इसमें भी दो हैं, इसमें ज़रा ज़्यादा है तो कम वाली लेते हैं ना। तो कम वाली ले रहा हूँ तो 2 वाली लूँगा। तो 2 वाली लूँगा तो इसको मैं दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक बनाने के लिए जारी बात है मुझे 11 बनाना पड़ेगा। सो दैट्स 11 सेंटीमीटर। इसमें हमारे पास हम क्या लिखते थे, a इंटू आर इंटू n-1, a being the first term, that is 1/6 in this sequence, r being the जो कॉमन रेशो है दैट वाज 6 here, तो 6 लिख लेते हैं। और ऊपर फॉर n-1। सो अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, दिस इज 6 की पावर n-1 ओवर 6। तो ये वाला 6 जो है इसकी ये भी ऊपर जाना, तो इसकी पावर भी इसकी और 1 है ना। तो फाइनली मेरे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, 6 की पावर n-1 सो दैट्स सिंप्लीफाइड वर्जन उसका क्या है 6 की पावर n-2। आगे चलते हैं जी। टू एंगल्स है जी, ए एंड बी आर फाउंड व्हेन टू लाइंस मीट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट में मिलती हैं, कोई दो पॉइंट कोई एंगल्स बनते हैं जी हमारे पास, एक लाइन है और एक बी। टू एंगल्स हैं जी, एक का नाम है ए, एक का नाम है जी बी। अब कौन सा एंगल है जी बी ये है जी बी। कहीं भी कोई लाइन मिलती है तो बी बनता है। सर ये वाले क्यों नहीं, वही हम दो लाइंस के मीट करने में ये दोनों वही बी, वो भी बी है और ये भी ए है, यानी ये भी ए है तो ऊपर वाला ए है तो ये भी ए है, ऊपर वाला बी है तो ये भी बी है। इस वजह से हम इनको नहीं फोकस में ला रहे, हम कह रहे हैं ए और बी जो जो डिफरेंट एंगल बनते हैं उनकी बात हो रही है। तो ए और बी, ये तो पता लग रहा है ना, ए प्लस बी जो है वो इक्वल टू 180 डिग्री है। फिलहाल उसने कहा जी हमारे पास एक इक्वेशन है एंगल ए निकालने के लिए, ये इक्वेशन है, इससे आप एंगल ए निकाल लो। इक्वेशन क्या है, 2+3 tan a इज इक्वल टू -0.5। अब वो कहता है दो पॉसिबल वैल्यूज बी की निकालनी है, तो पहले तो अरेंज कर लेते हैं जिसको। 3 tan a इज इक्वल्स टू -2 -0.5। फिर 3 उधर जाके डिवाइड होगा तो tan a इज इक्वल्स टू ये बन गया था जी -2.5/3। या हम कह सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, तो दोनों को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, दिस इज -5/6। माइनस का साइन आपको पता है कि हमें क्या बताएगा कि इसकी वो क्या बननी है, इसकी किस क्वाड्रेंट में इसने जाना। बेसिकली तो हमने tan इनवर्स तो 2 ये 5/6 के लेना ना। तो एंगल जो ए का हमने बेसिकली फाइंड करना है, वो कैसे फाइंड करना है, tan इनवर्स ऑफ 5/6 लेके फाइंड करना हमने। सो वो देख लेते हैं जी वो क्या निकलता है हमारे पास। tan इनवर्स ऑफ, अब 2.5/3 भी लिखते तब भी ठीक था, 5/6 भी लिखेंगे तब भी ठीक आएगा आंसर। आंसर आता क्या हमारे पास, दैट्स 39.8। सो जो एंगल ए है हमारे पास, दैट इज एंगल ए इज 39.8। मैंने बोल रहा हूँ क्योंकि आगे 805 समथिंग डिग्रीज है। ठीक हो गया, ये मेरे पास आ गया। लेकिन अब आप जरा वो कोऑर्डिनेट्स वाली बात को याद करें कि हमारे पास यहाँ पे था माइनस, नेगेटिव था वैल्यू,
नेगेटिव थी तो नेगेटिव होने का मतलब मुझे क्वाड्रेंट में से नेगेटिव वैल्यू देखनी है। आपको याद होगा दिस इज ऑल साइन कॉस टैन, तो इन दोनों के अंदर जो है वो टैन पॉजिटिव होता है, ठीक है जी। और जो दोनों में हमारा एंगल फाइंड करना है वो कौन से हैं, वो ये सेकंड और ये थर्ड क्वाड्रेंट है। तो हमें क्या करना है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में जब भी जाना हो तो 180 में से माइनस करना है। सो असल में जो हमारे पास एंगल ए है उसकी वैल्यू क्या निकल रही है, एंगल ए की, इसको हम ए वन कह लेते हैं, वो है 180 माइनस 39.8 है, विच विल बी इक्वल टू, अगर मैं 180 में से इसको माइनस कर ही दूँ, 180 माइनस आंसर 140.19 मेरे पास एक वैल्यू आ रही है, 140.19, या 2 लिख लेता हूँ, 19 लिख लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे एंगल है तो फिर मुझे 1 डेसिमल प्लेस तक ही जाना है, तो 1.40.2 ले लेता हूँ। और जो दूसरा एंगल निकलता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, वो हमने बात की थी कि वो हम निकाल लेंगे कैसे, 360 में से माइनस करके। तो हम क्या करते हैं, 360 में से माइनस कर लेते हैं, 360 माइनस 39.8, 320.2 वो वैल्यू आती है, 360 माइनस 39.8 दैट इज 320.2। सो द सिचुएशन इज कि ये जो मेरे पास एंगल्स हैं ए निकला है, ए की दो पॉसिबल वैल्यूज निकली हैं, तो बी की दो पॉसिबल वैल्यूज जो हमने निकालनी है तो वो कैसे निकालनी है, 140.2 निकला है एक, तो जो बी की वैल्यू पॉसिबल निकली उसके साथ वो 180 में से माइनस करें 140.2, तो वो ऑटोमेटिकली अभी हमने थोड़ी देर पहले किया 39.8 निकलेगी, तो एक तो वैल्यू आ गई 39.8 डिग्रीज। और दूसरा एंगल अब 180 में से माइनस करते हैं, जो ए का निकला था 180 माइनस 320.2, तो माइनस 140.2। अब ये -140.2 ही लिखना है वाला हमने आंसर। इसके लिए आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को देख लें। अब देखें, कोई भी एंगल जो हम निकालते हैं तो ये एंगल, दो एंगल्स बन रहे हैं ना, तो एक एंगल उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है जो उसको 90 डिग्री बना देता है, जैसे दिस इज ए और तो ये बी उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, या दूसरा एंगल उसका सप्लीमेंट्री होता है, जैसे ये ए है तो ये उसका बी है, ये दोनों मिलकर उसको 180 बना देते हैं, ठीक है। या फिर हम बात कर रहे होते हैं इससे बड़े एंगल की, जैसा कि 320 के केस में था, तो हम ए के, ये पॉइंट ए पे एंगल बन रहा था तो हम इस वाले की बात नहीं कर रहे थे, जब इसकी बात कर रहे थे वो 39.2 समथिंग था, और जब दूसरे की बात की तो हम रिफ्लेक्स एंगल की बात कर रहे थे, तो रिफ्लेक्स एंगल उसका हमने जब निकाला है तो वो 320 समथिंग था। हम ऐसी सूरत में नेगेटिव साइड पे, यानी इधर से एंगल को काउंट करने की बजाय बी के एंगल को पॉजिटिव, ज्योमेट्री की बेस कॉन्सेप्ट में हम इसको पॉजिटिवली ट्रीट करते हैं, तो हम इसका आंसर पॉजिटिव लिखेंगे फाइनली आंसर। और ऐसे बेटे हमारा पेपर खत्म हो जाता है।